अगली कैटेगरी है लिपिड्स में डिराइव्ड लिपिड्स की। डिराइव्ड लिपिड्स मतलब दूसरे लिपिड से तैयार हुए लिपिड्स हैं। इनमें हमारे लिए क्या क्या मुख्य एग्जांपल्स हैं, क्या केसेस हैं, क्या कैटेगरीज हैं, वो पहचानेंगे। जो पहली कैटेगरी यहाँ पर आती है वो है स्टेरॉइड्स की। कॉमनली आपने कई बार ये शब्द सुना होगा स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स रिंग स्ट्रक्चर वाले लिपिड कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर रिंग स्ट्रक्चर नॉन पोलर कंपाउंड। अब क्योंकि नॉन पोलर नेचर है तो इसके आधार पर इनको किस कैटेगरी में रखा गया? लिपिड्स की कैटेगरी में रखा गया। लेकिन कैसे लिपिड्स हैं? ये ऐसे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं जो दूसरे कंपाउंड से तैयार हुए हैं और रिंग स्ट्रक्चर रखते हैं। स्टेरॉइड्स, निश्चित सी बात है, जब नॉन पोलर बोला तो मतलब लिपिड का मेन फीचर क्या है? ये पानी में घुलेगा नहीं, इसलिए नॉन पोलर नेचर से ये किसकी कैटेगरी में आ गया? लिपिड्स की। इसलिए लिखा है यहाँ पर डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो ये कॉमन पॉइंट हो गए, रिंग स्ट्रक्चर डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, रिंग स्ट्रक्चर डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब इन स्टेरॉइड्स में भी अलग अलग कैटेगरी हैं। स्टेरॉइड्स में पहला केस आया स्टीरोल्स का। शब्द पहचानने हैं। स्टेरॉइड तो कॉमन टर्म है। स्टीरोल, OL, ऑल, केमिस्ट्री लगेगी थोड़ी सी अगर जानकारी आपको याद आएगी। ऑल शब्द आता है अल्कोहलिक कंपाउंड के लिए, तो जो अल्कोहलिक कंपाउंड होते हैं उनके नाम में आता है ऑल। तो ये जो स्टेरॉल्स है, दीज आर द स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड तो है ही, ये कैसे स्टेरॉइड्स है? हैविंग OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप। ये ऐसे स्टेरॉइड्स हैं जिनके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और इसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल आता है कोलेस्टेरॉल का। अगेन ऐसा कंपाउंड जिसको आप बहुत डेली लाइफ में नाम सुनते हैं, जानते हैं। सुबह से शाम तक कितनी बार टीवी में ऐड में आता है, कोई रिफाइंड ऑयल वगैरह का ऐड देता है, कहता है कोलेस्ट्रॉल फ्री है, दुनिया भर की कहानी सुनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमें यहाँ चैप्टर में क्या क्या जानकारी चाहिए? एक तो जानकारी चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। एक 6 मेंबर की रिंग, दूसरे 6 मेंबर की रिंग, फिर ऊपर तीसरे 6 मेंबर की रिंग, 5 मेंबर की रिंग, और फिर यहाँ पर ये इसका CH2 जाएगा इधर। ऐसे केमिस्ट्री में इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाने का मतलब होता है यहाँ एक CH3 है, CH2 CH2 CH2, फिर यहाँ इधर CH3 है, ये मतलब होता है। आपको CH2 CH3 नहीं रटे जाए तो जैसे बिल्कुल एकदम पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसे ही ये याद करना है कि क्या यहाँ पर बना हुआ है, कि ये स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। और इसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये भी यहाँ, ये झंडा फहराने का क्या मतलब है? बीच में जो झंडा लगाया हुआ है क्या मतलब है? इसका मतलब भी है कि यहाँ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और ये एक अल्कोहलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, OH। तो ये जानकारी आपके पास रहनी चाहिए बिल्कुल सटीक तरीके से, मतलब इसको याद भी करना है आपको। अब मैं इसको आपको दिखा दूं कि क्यों इस पर इतना दबाव दे रहा हूं। इस पर इसलिए इतना दबाव दिया जा रहा है क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये NCERT से ही मैंने लिया है। आप देख लो, ये NCERT ने यहां पर ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ आपके सामने। ये आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ये वही स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर को मैंने लिया है। ये NCERT का पेज नंबर 145 है। 11th के NCERT का पेज नंबर 145 है। इस पर NCERT ने बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ये जो थोड़ा इसने इधर उधर करके बना दिया ये सेम है, मैंने थोड़ा और आसान तरीके से बनाया है। वो तरीका थोड़ा याद करने के लिए आसान होता है। वही 5 मेंबर रिंग है और ये CH2 CH3 इधर उधर जा रहे हैं, ये वही स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये पहचान आपको आनी चाहिए, यहाँ OH प्रेजेंट है, ये आना चाहिए। इस OH का क्या महत्व है वो समझाता हूँ। आप और भी देख लेंगे इस पेज पर NCERT ने और क्या क्या कहानी है जो यहाँ पर बनाई हुई है NCERT ने। आप देखेंगे मैंने इसमें से और भी हिस्से लिए हैं। पहले मैंने आपको ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन पहले बताए, ये भी इसी NCERT के इस पेज नंबर 145 से लिए गए हैं। ये मैंने ग्लूकोज, राइबोज वगैरह पढ़ा दिए पहले आपको। पाल्मिटिक एसिड की बात की थी, पूरा डिटेल बता दिया। ग्लिसरॉल बताया था, पूरा डिटेल बता दिया। ट्राइग्लिसराइड बताया था। देखो कितना
खतरनाक तरीके से ग्लिसराइड बनाता है एनसीईआरटी। ये CH2CH तो इसका मतलब इसने क्या किया है, मैं क्या करता हूं, सारे फैटी एसिड एक ही तरफ जोड़ता हूं, 3 जोड़ने, तीनों एक ही तरफ। ये जगह बचाने के लिए क्या करता है, 2 तो इधर जोड़ दिए, 1 इधर जोड़ दिया। ये वही ट्राइग्लिसराइड है, ध्यान से देखना है, मैंने इसी को पढ़ाया है पहले। ये वही ट्राइग्लिसराइड है जिसमें 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। फिर आज क्या देख रहे हो, ये कोलेस्ट्रॉल देख रहे हो। फॉस्फोलिपिड अभी जस्ट इसके बाद आने वाला है, ये लेसिथिन का पूरा डिटेल दूंगा, यही पेज नंबर याद रखना है, पेज नंबर 145। फिर ये नीचे नाइट्रोजन बेसिस है, उनका नंबर बाद में आएगा। यहां तक की कहानी चल रही है अभी, केवल ये बचा हुआ है जो इसके जस्ट तुरंत बाद आने वाला है कॉन्जुगेटेड लिपिड में, फॉस्फोलिपिड, केवल ये बचा हुआ है। मतलब सब एनसीईआरटी की स्टोरी चल रही है। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर लिया यहां से। मैंने कहा कि ये आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए इसको पहचानने की। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपको ये याद करना है, जैसे मैंने कहा कि ये एक 6 मेंबर की रिंग है, दूसरी पड़ोस में 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक OH है, यहाँ एक झंडा फहराया गया है, मतलब ये एक मिथाइल ग्रुप है। फिर ये एक ऊपर 6 मेंबर की रिंग है, इसके पड़ोस में ये एक 5 मेंबर की रिंग है, और फिर यहाँ इस प्रकार से स्थिति है। ये ऐसे रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक है, बहुत रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाकर दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब एनसीईआरटी ने कोई पॉइंट दिया हुआ है तो वो आपके फुल कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। अब ये जो इसके रिंग स्ट्रक्चर वाले पूरे पार्ट हैं, ये पानी में घुलेंगे नहीं, पानी को अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये जो इसका पूरा पार्ट है ये वाटर रिपेलिंग है, नॉन पोलर है, जबकि जो OH ग्रुप है ये वाटर अट्रैक्टिंग है। ये वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप है। ऐसा कंपाउंड जिसमें, मतलब ये पोलर ग्रुप है, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कंपाउंड के अंदर कुछ भाग नॉन पोलर हो और कुछ भाग पोलर हो, वो कहलाता है एम्फीपैथिक कंपाउंड। वो कहलाता है एम्फीपैथिक कंपाउंड। ये आ गया अपने पुराने पर। अब देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, कोलेस्ट्रॉल OL की बात की थी ना, इज एम्फीपैथिक कंपाउंड। डिटेल में बताया, ये पार्ट पूरा नॉन पोलर, ये पार्ट पोलर। ऐसा कंपाउंड जिसमें इस प्रकार के 2 हिस्से हो, कुछ भाग पोलर कुछ भाग नॉन पोलर, उसको बोलते हैं एम्फीपैथिक। एम्फी शब्द का मीनिंग ये होता है बोथ। कौन बोथ? पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट्स, जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रकार के हिस्से हैं, वही क्या कहलाएगा, एम्फीपैथिक कंपाउंड कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है। ये यहाँ लिखा थ्योरेटिकली, एम्फीपैथिक कंपाउंड बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट्स प्रेजेंट, वही आपको समझा दिया, स्ट्रक्चर पर भी बता दिया। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कोलेस्टेरॉल एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब स्टार्टिंग कंपाउंड। फॉर सिंथेसिस ऑफ मैनी अदर स्टेरॉइड कंपाउंड। कोलेस्ट्रॉल कई दूसरे स्टेरॉइड कंपाउंड के लिए एक स्टार्टिंग कंपाउंड के रूप में काम करता है। जब आप नाम सुनते हैं ना टीवी में, ऐड में, मैंने कहा, तो देखने से ऐसा लगता है जैसे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में केवल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, ऐसे नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बॉडी में कई इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आप क्या देख रहे हैं, दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए ये स्टार्टिंग कंपाउंड या प्रीकर्सर का रोल प्ले कर रहा है। जैसे नाम आया किसका, कोलेस्टेरॉल से बनता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो एक इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन है, जो आप जूलॉजी में डिटेल पढ़ते हैं, यहाँ नाम याद करना है, टेस्टोस्टेरॉन। जरूर आपने इसका नाम सुना है, टेस्टोस्टेरॉन। वो भी एक प्रकार का स्टेरॉइड है, आएगा आगे नाम में। तो इसका मतलब कोलेस्टेरॉल ही उसकी सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग कंपाउंड है, टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस के लिए। ये एक एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल लेता हूं,
कोलेस्टेरॉल से अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। आप कहते हैं ना सामान्य भाषा में, धूप में बैठ जाओ थोड़ी देर तो बॉडी को विटामिन डी मिलेगा। बॉडी को कहां से विटामिन डी मिल रहा है भाई? बॉडी में जो कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है वो सन की अल्ट्रावायलेट, वो हैवी वाली अल्ट्रावायलेट नहीं है जो म्यूटेशन कर दे, उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन जो थोड़ा बहुत अमाउंट है उस अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में ये कोलेस्टेरॉल ही विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, जो एक प्रकार का स्टेरॉइड है या केमिकली कहलाता है क्या? कैल्सीफेरॉल, दैट इज रेफर्ड एज कैल्सीफेरॉल। वो भी एक प्रकार का स्टेरॉइड कंपाउंड है, विटामिन डी। तो इसका मतलब इसको बनाने के लिए तो बॉडी में सेक्स हार्मोन बनाने में, विटामिन डी बनाने में स्टार्टिंग कंपाउंड का जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल। तो एक बात तो मैंने कहा समझ में आनी चाहिए कि ये कोई ऑलवेज हार्मफुल नहीं है, बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रॉल के। फिर यहां पर हमने कहा प्रिकर्सर कंपाउंड की बात हो गई हमारी, ये दोनों एग्जांपल आपको बता दिए। ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन, इसके अतिरिक्त और रोल है हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जहां मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल। एनिमल सेल, ध्यान रखिएगा, प्लांट सेल में नहीं है, उसकी कहानी अलग है। ये एनिमल सेल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब जो मैं इतनी देर से स्टोरी सुना रहा हूं उसी के आधार पर मैंने कहा दैट कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल, ऑलवेज हार्मफुल नहीं है। बिकम्स हार्मफुल व्हेन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, केवल तभी नुकसान देगा जब बॉडी में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तब फिर ये कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट अटैक वगैरह से रिलेट कर जाता है। अब जैसे मैंने कहा ना, जो मैं बिना वजह कुछ नहीं बोलता हूं, कहा कि टीवी में ऐड देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम है, ये वो, क्या लगता है? कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा अमाउंट आप भोजन में लेते हो? नहीं, उसमें कम है। ज्यादा अमाउंट बॉडी खुद बनाती है, मोर अमाउंट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर होता है उसका अधिकतर हिस्सा बॉडी ने खुद बनाया होता है। भोजन के रूप में जो कोलेस्ट्रॉल आता है बाहर से वो कम होता है, वो कम होता है, लेकिन फिर भी हम उसका नियंत्रण करेंगे तो उससे सहायता मिलेगी। मतलब क्या बॉडी, मेरे इस पॉइंट का मेन मतलब है कि क्या बॉडी खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाती है? यस, बॉडी खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। फिर पॉइंट आता है कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट डेकोरेटेड कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये थोड़ी अंग्रेजी का कमाल है। डेकोरेटेड कंपाउंड का ये मतलब नहीं है कि इस पर फूल चढ़ाए हुए हैं, मालाएं लगाई हुई हैं और लाइट लगा के डेकोरेट किया हुआ है कोलेस्ट्रॉल को ना। डेकोरेटेड कहने का मतलब है जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, उसको बोल रहे हैं यहाँ डेकोरेटेड। ये ऐसा कंपाउंड है जिसने बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा हो वो भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानता है। मैंने कहा ना टीवी इतनी चर्चा करता है इसकी, तो इसलिए बोलते हैं कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम का एक बहुत डेकोरेटेड कंपाउंड है। ये कोलेस्ट्रॉल की पूरी स्टोरी आ गई, सारे प्लस माइनस सारे पॉइंट बताए। फिर अल्कोहलिक जो स्टेरॉइड है, मतलब स्टेरॉल से, उसमें अगला एग्जांपल आ गया एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल में दो ही सिंपल पॉइंट है याद करने के। ये एर्गट फंजाई में पाया जाता है, वहीं से नाम आया है। एर्गट फंजाई एक कैटेगरी है जो प्लांट किंगडम में बताई भी है पहले, जिसमें मेन एग्जांपल क्या? क्लेविसेप्स। बस इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा की और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एर्गट फंजाई से नाम आया है एर्गोस्टेरॉल। फिर एक और एग्जांपल आता है स्टेरॉल कंपाउंड्स में, कोप्रोस्टेरॉल। कोप्रो वर्ड यूज होता है फिकल मैटर के लिए, मतलब जो हमारा फिकल मैटर होता है, वेस्ट होता है बॉडी का फिकल के रूप में, क्या उसमें भी कुछ अमाउंट में इस प्रकार के कंपाउंड हैं? यस, उसमें भी स्टेरॉल कंपाउंड है और वो कहलाते हैं कोप्रोस्टेरॉल, और ये फिकस मैटर में पाए जाते हैं। कोप्रो वर्ड का मीनिंग बता दिया, फिकल होता है। बस इतने, ये एक ही लाइन का पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है एनसीईआरटी से, वो जिक्र नहीं करता है, पर ये एक एक दो पॉइंट है जो हमारे काम आ सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ गई। पहले था स्टीरोल, OL ऑल, अब आ गया स्टीरोन्स, ONES ओन्स। स्टीरोन्स, ओन केमिस्ट्री है, फिर उसमें लगता है जो कीटोनिक कंपाउंड है। ये ऐसे स्टेरॉइड कंपाउंड्स हैं जिनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ इनकी केमिस्ट्री में नहीं जाना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में तो हमने काफी केमिस्ट्री भी ली थी,
स्ट्रक्चर भी बनाए थे, एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप की बात की थी। यहाँ उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन याद करने हैं नाम, नाम से अपने आप दिखेगा। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ओन आ रहा है जी नाम में। कुछ तो ज्यादातर ऐसे होंगे जिनके नाम से ही पता चल जाएगा कि ये कीटोनिक स्टेरॉइड कंपाउंड है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये नाम तो पहले भी आया था। ये दोनों सेक्स हार्मोन के रूप में काम करते हैं। दे आर स्टेरॉइड एंड कीटोनिक स्टेरॉइड, ओन्स है। फिर थोड़े नाम अलग होंगे। एक आ गया नेंड्रोलोन, ओन तो यहाँ भी आ रहा है, पर ये थोड़ा मैंने कलर बदल के लिखा है क्योंकि एक तो एनसीईआरटी के डिस्कशन से बाहर चला जाता है, पर इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेंड्रोलोन, स्टोरी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। कई बार आप देखते हैं ना कि एथलीट्स के सैंपल लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल, ये चेक करने के लिए कि कहीं एथलीट ने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, मेडल लेने के लिए कोई स्टेरॉइड कंपाउंड तो उपयोग नहीं किया है। वो स्टेरॉइड कंपाउंड मेनली जो मुख्य रूप से है वो यही कंपाउंड है, नेंड्रोलोन। ये क्या करता है, बॉडी की परफॉर्मेंस को अचानक बढ़ा देता है, जिससे एथलीट बेटर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस तो नहीं हुई ना, वो तो नेंड्रोलोन ने लाई। फिर आप कहेंगे यूरिन सैंपल क्यों लिया, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये प्रैक्टिकल टाइप का सवाल। क्या बताया, नेंड्रोलोन इज एन एनाबॉलिक स्टेरॉइड, कैटेगरी है स्टेरॉइड की, अब्यूज्ड बाय एथलीट्स। हाँ जी, अंग्रेजी ठीक चलानी है। अब्यूज्ड बाय एथलीट्स का ये मतलब नहीं है कि एथलीट्स ने इसको गाली दी ना। अब्यूज्ड बाय एथलीट का मतलब है एथलीट के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। यू तो नहीं लिख सकते ना अच्छी अंग्रेजी में, यूज्ड बाय एथलीट्स। यूज का मतलब तो गलत हो जाएगा, दुरुपयोग को ही अंग्रेजी में लिखते हैं अब्यूज्ड। तो अब्यूज्ड बाय एथलीट्स टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। अब बॉडी में जाने के बाद बॉडी क्या करेगी, जो लीवर है हमारा, जब इस प्रकार के अनवांटेड कंपाउंड बॉडी में जाते हैं तो लीवर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER की मेम्ब्रेन में दो कंपोनेंट होते हैं, साइटोक्रोम P450 एंड P448। लीवर के, बहुत अच्छे से याद करना है, लीवर के SER मतलब बॉडी के हर सेल के SER में नहीं, लीवर के SER की मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम P450, P448, ये दोनों क्या करते हैं, नेंड्रोलोन जैसे कंपाउंड्स को ये बॉडी के बाहर भेजने की तैयारी करते हैं। इसी तैयारी को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। इसी तैयारी को क्या बोलते हैं कि इसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जा रहा है, बॉडी के बाहर भेजा जाएगा। क्या किया जाएगा इसमें, ड्यूरिंग दिस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस मल्टीपल OH ग्रुप्स, मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर एडेड। नेंड्रोलोन में ये साइटोक्रोम क्या करेंगे, मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ेंगे ताकि ये वाटर सोल्यूबल हो जाए और यूरिन के साथ चला जाए, रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी अलोंग विद यूरिन, बॉडी के बाहर रिलीज हो जाए। हाँ जी, स्टोरी फिर जोड़ूंगा। बॉडी में नेंड्रोलोन गया, परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है। टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है, यूरिन चेक करो। यूरिन में क्यों गया, बॉडी में जाने के बाद लीवर इसको वाटर सोल्यूबल बनाकर बॉडी के बाहर भेजेगा यूरिन के साथ, इसलिए यूरिन चेक होता है कि ये बॉडी में आया कि नहीं आया। फिर मैंने और पॉइंट दिया, लीवर में कैसे बाहर भेजा, लीवर में प्रेजेंट SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इनको कंपाउंड्स को बाहर भेजता है। और उसमें कौन कर रहा है ये काम, साइटोक्रोम P450 एंड P448। ये कहानी हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। क्यों, हम भी और भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन हमारे लिए भोजन थोड़ी है, वो तो हमने एक प्रकार से बॉडी के लिए, तो वो अनवांटेड कंपाउंड है, उसको बॉडी के अंदर भेज दिया, तो बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करेगी। उसमें भी तो लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करके बाहर भेजता है, यूरिन का कलर तुरंत चेंज हो जाता है मेडिसिन से, इसीलिए तो चेंज होता है क्योंकि लीवर यूरिन में भेज रहा है उसको। वरना तो ऐसे थोड़ी होता है, एक बार मेडिसिन खा ली तो वो तो फिर ब्लड में घूमती रहेगी, समाप्त कैसे हो गई। बॉडी ने उससे एनर्जी थोड़ी ली है, फिर भी बॉडी से आपको 4 घंटे में दोबारा डोज लेने को डॉक्टर बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि लीवर ने कुछ जो बॉडी में यूज होना था हो गया, माइक्रोब्स वगैरह को किल करने में, लेकिन बाकी कंपोनेंट को लीवर ने बाहर भेज दिया यूरिन के साथ। तो लीवर यही काम करता रहता है। इसीलिए अगर कोई चाहे ऐसी हार्मफुल ड्रग्स हो, इवन मेडिसिन हो, ओवरडोज होने के बाद कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, लीवर। तो ये सब कहानी लीवर से रिलेट करती है, पूरी स्टोरी बता दी। फिर इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है इन्हीं स्टेरॉइड्स में, स्टीरोन्स में,
डायोस्जेनिन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला। डायोस्जेनिन एक ऐसा कंपाउंड है जो डायोस्कोरिया नाम के प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ये कॉमनली यम प्लांट भी कहलाता है। ये डायोस्जेनिन कंपाउंड यूज होता है एंटी फर्टिलिटी पिल्स। एंटी फर्टिलिटी पिल्स मतलब टैबलेट्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाने में। ऐसी टैबलेट्स या पिल्स जो प्रेगनेंसी को रोकने में काम करती हैं वो कहलाती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये हार्मोनल एक प्रकार से वर्क करती हैं, जो आप ज्यादा डिटेल अगेन जूलॉजी में पढ़ते हैं, पूरा हिस्सा है आपके वहां पर यहां पर मैं इतना बोलूंगा कि ये एक प्रकार से स्टेरॉइड कंपाउंड, ये जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस है उसको रोकने का काम करता है अपने हार्मोनल इफेक्ट के कारण, क्योंकि ये भी एक प्रकार का स्टेरॉइड है, तो एक रिप्लेसमेंट वर्क करेगा ना। तो डायोस्जेनिन इस प्लांट से ऑब्टेन होता है, इस काम में आता है इन टैबलेट्स को बनाने में। फिर ये सेपरेट कलर में नोट लिखा, अगेन एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए। कोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड, ये एसिडिक स्टेरॉइड्स है, रिलीज होते हैं लिवर से। बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट कौन बनाता है? लिवर। फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो हेल्प क्या कहलाती है? इमल्सिफिकेशन। हम जो लिपिड्स भोजन में खाते हैं, घी तेल जाता है, बॉडी जब उसको डाइजेस्ट करती है तो पहले वो एमल्सिफाई होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटकर अलग अलग होता है, ताकि वो इकट्ठा उतना बड़ा लिपिड नहीं रहे, एंजाइम उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके। तो उसको एमल्सिफाई करने, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ने को बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। और ऐसा करने में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं बाइल सॉल्ट्स, लिवर सॉल्ट्स, और इनका कंपोनेंट है ये कोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड। एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको बताया। हाँ, क्या ये बात एकदम आसान है, डायरेक्ट याद करने वाले पॉइंट्स हैं। छोटे छोटे पॉइंट आ गया। क्रोमोलिपिड, अगेन जैसे मैंने कहा ना, अब ये एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा छोटे मोटे पॉइंट चल रहे हैं। क्रोम, क्रोम शब्द का अर्थ होता है कलर। आपको एक ही मेन एग्जांपल याद करना है और वो है कैरोटीनॉइड का। विटामिन डी यहाँ आता जरूर है, पर इस संदर्भ में क्वेश्चन बनने के चांस कम ही रहते हैं। विटामिन डी भी इस कैटेगरी में आता है। मतलब आप कहेंगे अच्छा ये डिराइव्ड लिपिड तो है ही, इन डिराइव्ड लिपिड्स में क्रोमोलिपिड भी एक हो गए जिसमें कलर प्रेजेंट है। जैसे विटामिन डी हो गया, स्टेरॉइड है तो डिराइव्ड में तो आएगा ही। ये भी कैरोटीनॉइड्स है। कैरोटीनॉइड कहाँ पढ़ते हो डिटेल? फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में। ये क्लोरोफिल ए के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस में सपोर्टिंग पिगमेंट का काम करते हैं कैरोटीनॉइड्स। ये दो एग्जांपल हमने दिए जिसमें से मैंने कहा इसका मेन पॉइंट है। बिल्कुल स्ट्रेट एग्जांपल से ज्यादा कुछ भी कोई बड़ी थ्योरी नहीं है। ये पॉइंट आपको ये पूरी स्टोरी बता दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका डिराइव्ड लिपिड की कैटेगरी है ये सारी कंप्लीट हो गई। जैसे मैंने नाम लिया था फॉस्फोलिपिड का, जो कॉन्जुगेटेड में आएगा। इसके बाद आपकी कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की स्टोरी आएगी। दैट विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स का हम लोगों ने नाम लिया था। कॉन्जुगेटेड वर्ड का मतलब ही होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ। अब लिपिड किसके साथ जुड़ा हुआ है? मतलब किसी नॉन लिपिड कंपोनेंट के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वही क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेटेड लिपिड कहलाएगा। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड में देखो कैसे लिखा है, लिपिड्स प्लस नॉन लिपिड कंपाउंड्स। अगर लिपिड्स नॉन लिपिड कंपाउंड के साथ एसोसिएट होकर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे, वही क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेटेड लिपिड्स कहलाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसका ज्यादा डिटेल भी आपके सिलेबस में है, यूज भी है, आप देखते हैं सेल बायोलॉजी में भी उसका रोल पढ़ते हैं, वो है फॉस्फोलिपिड्स। वो है फॉस्फोलिपिड्स। जैसा नाम से ही क्लियर हो जाता है कि फॉस्फेट ग्रुप का कुछ रोल है, तभी नाम क्या रखा गया है? फॉस्फोलिपिड्स। ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनका जो मेन रोल आप देखते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, वो बनाते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। दे फॉर्म मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा भी है कैसे बाइलिपिड लेयर देखते हो, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई बाइलिपिड लेयर, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हो। ये जो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हो बाइलिपिड लेयर में, ये स्ट्रक्चर, ये जो लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड वाले ही हैं। सेल बायो में ये मेम्ब्रेन
कि जो बाइलिपिड लेयर आप पढ़ते हो, ये कंपाउंड और कुछ नहीं है, ये फॉस्फोलिपिड ही है। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, इन्हीं की लेयर बनती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, डिटेल तो सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन आपने पढ़ा है इसको ऐसा वहां पर कि इस प्रकार की बाइलिपिड लेयर बनती है, और जिन कंपाउंड्स की बनती है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स है। किस कैटेगरी के, फॉस्फोलिपिड। अब आपको इस फॉस्फोलिपिड के बारे में डिटेल जानना है। आप देख रहे हैं ऐसे एक गोल सा राउंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और दो नीचे पूंछ लटकाई हुई है, फिर कुछ फॉस्फोलिपिड यहाँ उल्टे लगाए हुए हैं, नीचे सर है, ऊपर ये इसके पांव से उठाए हुए हैं। तो ये जो मतलब कहानी है, ये बाइलिपिड लेयर बना रही है जो सेल बायोलॉजी कहती है। अभी हमारा टारगेट पूरी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं है, इस समय जो हमारा टारगेट है वो है इसमें से एक फॉस्फोलिपिड के बारे में डिटेल पहचानना, क्योंकि हम तो बायोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये फॉस्फोलिपिड का डिटेल क्या है वो पहचानेंगे। ये मैंने डिटेल बनाया एक फॉस्फोलिपिड का। जो ये ऊपर वाला राउंड पार्ट है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, हेड पार्ट। और नीचे जो ये इसके टांगे लटक रही हैं, ये क्या कहला रहे हैं इनको, ये टेल्स है इसकी। क्या है, टेल्स। प्रॉपर्टीज याद करनी है। जो हेड वाला पार्ट है वो पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट है मतलब वाटर को अट्रैक्ट करता है। टेल्स जो है वो नॉन पोलर है, मतलब वाटर को रिपेल करती है, दूर धकेलती है। ये हेड वाला पार्ट पोलर कहने के साथ साथ क्या कहला सकता है, हाइड्रोफिलिक। जो वाटर को अट्रैक्ट करे वो क्या है, हाइड्रोफिलिक। टर्मिनोलॉजी पूरी आनी चाहिए। वाटर अट्रैक्टिंग मतलब हाइड्रोफिलिक, वाटर रिपेलिंग मतलब हाइड्रोफोबिक। So head part is water attracting, polar or hydrophilic. Tails are non-polar, water repelling और hydrophobic. ये इसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी आ गई जिन पर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अब ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल आप फॉस्फोलिपिड का देख रहे हैं। अब इसकी केमिकल डिटेल, ये बना हुआ किस चीज का है, ध्यान से देखना। ये सब एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी ने ये जो कहानी है, ये एनसीईआरटी ने पेज नंबर 145 पर पूरे स्ट्रक्चर सहित दे रखी है। ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन बनाया इस तरीके से कि समझ में नहीं आए। ध्यान से देखना है, मैं कंपैरिजन करूंगा, खूब ध्यान से देखना है। देखो यहां तो हेड थोड़ा छोटा बनाया है, हेड छोटा ही होता है, टेल की लंबाई ज्यादा है। पर क्योंकि बोर्ड पर जितनी जगह है उसके हिसाब से जब केमिकल रिप्रेजेंटेशन किया है तो टेल्स को जगह कम मिली है। टेल्स को जगह कम मिली है, क्यों कम मिली है, क्योंकि ऊपर हेड वाले पार्ट का केमिकल डिस्क्रिप्शन देना है ना। पहले क्या याद करना है, हेड किन चीजों का बना हुआ है, बिल्कुल इधर देखेंगे। हेड बना हुआ 3 कंपोनेंट का, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और एक हेड ग्रुप है जिसका नाम लिखा है कोलिन। ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, कोलिन, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, कोलिन, पूरा मिलाकर क्या है, हेड। पूरा मिलाकर क्या है, हेड। ग्लिसरॉल में जैसे ग्लिसराइड पढ़ाते हुए जोड़े थे ना फैटी एसिड, फैटी एसिड की बनी हुई ये चेन है। कार्बन, ये जो टेल्स है ये फैटी एसिड की बनी हुई है। एक टेल सीधी दिखाई है, एक तिरछी दिखाई है। तिरछे का क्या चक्कर है वो भी समझाऊंगा, पहले याद करना है। एक टेल स्ट्रेट दिखाई है, एक तिरछी दिखाई है। तो ये जो टेल्स हैं, ये टेल्स किस चीज की बनी हुई है, ये फैटी एसिड की बनी हुई है। इसका मतलब ग्लिसरॉल में 2 पोजीशन पर तो क्या जुड़ गया, फैटी एसिड। और इधर जो एक CH2OH था उस पोजीशन पर क्या जुड़ गया, फॉस्फेट। फिर फॉस्फेट के ऊपर एक कोलिन ग्रुप CH2, CH2N, CH3 थ्राइस, ये जुड़ा हुआ है। तो CH, ध्यान से देखना है, फॉस्फेट के ऊपर CH2, CH2N और N पर 3 मिथाइल ग्रुप जोड़े हैं, 1 2 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी तो
तीन ही है, बॉन्ड 4 बना रहा है, 3 तो मिथाइल ग्रुप हो गए और एक नीचे CH2 से भी जुड़ा हुआ है। तो बॉन्ड अगर 4 हो गए तो फिर आपकी केमिस्ट्री लगेगी, जिसके कारण यहां पर अगर नाइट्रोजन का वो लोन पेयर वाला यूज हो गया तो इसके कारण नाइट्रोजन पर नेट चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। नाइट्रोजन पर नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया और इस वाले ऑक्सीजन के आयनाइजेशन का OH था ना यहाँ पर, तो ये H रिलीज हो गया H+, इस पर चार्ज कैसा, माइनस। तो नेट चार्ज कैसा हो गया, नेट चार्ज हो गया इसका न्यूट्रल, इधर प्लस इधर माइनस, नेट चार्ज हो गया न्यूट्रल। पूरे को कंपैरिजन कर लेंगे, एक साथ बोलता हूं। किसी भी फॉस्फोलिपिड में 2 मेन पार्ट, हेड एंड टेल। टेल्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, हेड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ग्लिसरॉल, नीचे से बोलता हूं इधर से, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, कोलिन। ये जो ऊपर कोलिन वाला पार्ट है ये बदल भी सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये एक ही लिया है। मैं नाम में और भी लूंगा पर स्ट्रक्चर एक का ही बताऊंगा, क्योंकि सारे के स्ट्रक्चर केमिकल जानने की जरूरत नहीं है, इतना याद रह जाए ये बहुत है। तो इसका मतलब टेल्स, टेल्स के ऊपर ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर CH2, CH2N, CH3 और CH3 थ्राइस, मतलब 3 CH3 जुड़े हुए हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड आप यहां पर देख रहे हैं बना हुआ, ये फॉस्फोलिपिड जिसमें कोलिन होता है, इसका नाम बनता है फॉस्फेटाइडिल कोलिन। इधर इतनी जगह नहीं है, आगे लिख के रिप्रेजेंट करूंगा। इसका नाम बनता है फॉस्फेटाइडिल कोलिन। तो ये एक फॉस्फोलिपिड का डिटेल आप देख रहे हैं पूरा, इस पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कहा एनसीईआरटी ने भी ये आपको अपने पेज नंबर 145 पर ये स्ट्रक्चर बनाया है। हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, हमने स्ट्रक्चर बनाया है हेड और नीचे टेल। एनसीईआरटी स्ट्रक्चर कैसे बनाता है पता ही नहीं चलता, उसका हेड कहां जा रहा है, टेल कहां जा रहा है। एक टेल इधर भगा दी, एक टेल इधर भगा दी, बीच में हेड चिपका दिया। उसके स्ट्रक्चर को देख के पहचानने में दिक्कत होगी, दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि जो सर ने बोर्ड पे बनाया था वही एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है, जिसको वो क्या लिखता है, फॉस्फेटाइडिल कोलिन लिखता है। तो ये स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अब यहां पर मैंने डिस्क्राइब किया इसको, ये नाम लिया मैंने फॉस्फेटाइडिल कोलिन, मैंने कहा था ना लिखा है नाम आगे। ये जो फॉस्फोलिपिड आप देखते हैं जिसके हेड वाले पार्ट में कोलिन नाम का ग्रुप होगा, तो उसका पूरा नाम बनेगा फॉस्फेटाइडिल कोलिन। उसका पूरा नाम बनेगा फॉस्फेटाइडिल कोलिन, या साधारण जो नेम है वो है लेसिथिन। दोनों यूज किए गए हैं, दोनों पक्के याद रहने चाहिए। मतलब लेसिथिन के मामले में आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। सो फॉस्फेटाइडिल कोलिन या लेसिथिन, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पाया जाने वाला सबसे कॉमन फॉस्फोलिपिड है। मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर सबसे मुख्य रूप से पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड यही है, जिसके हेड में कौन सा ग्रुप था, कोलिन। पूरा नाम हो गया फॉस्फेटाइडिल कोलिन। फिर इसके बाद पॉइंट आता है कोलिन क्या है, ये अलग से पूछ सकता है, एनसीईआरटी भी मेंशन करता है। ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेड ग्रुप है। शब्द थोड़े थोड़े पहचानने हैं, एक जरा सा अंतर। हेड कहना अलग बात है और हेड ग्रुप कहना अलग बात है। नाइट्रोजन वाला एक ग्रुप जो हेड में था वो कहलाता है हेड ग्रुप। पूरा हेड स्ट्रक्चर अलग है, हेड ग्रुप शब्द अलग है। हेड ग्रुप का मतलब है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन हेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेड ग्रुप, और वो क्या है, कोलिन है। तो ये फॉस्फेटाइडिल कोलिन की जानकारी हो गई, दोबारा देख लो। ये पूरा हेड है, हेड में ये कोलिन वाला पार्ट है, ये कोलिन वाला पार्ट है हेड के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोलिन वाला ग्रुप जिसमें होगा वो फॉस्फोलिपिड क्या कहलाएगा, फॉस्फेटाइडिल कोलिन। फिर रिपीट करता हूं, टेल्स किसकी बनी हुई है, टेल्स बनी हुई है फैटी एसिड्स की। टेल्स किसकी बनी हुई है, लिख भी दिया मैंने, Fa तो सब पहचान गए होंगे अब तक। Fa किसके लिए यूज करते हैं, फैटी एसिड्स की। तो 2 फैटी एसिड की टेल बनी हुई है जो किसके साथ जुड़ी हुई है, ग्लिसरॉल के साथ। और कैसे जुड़ते हैं पहले बता चुका हूं, एस्टर बॉन्ड। पुरानी कहानी नहीं भूल जाना है, ग्लिसराइड बनाया था, फैटी एसिड को ग्लिसरॉल से कैसे जोड़ा था, एस्टर बॉन्ड से जोड़ा था।
इसका मतलब ये यहाँ पर ये एस्टर बॉन्ड बने हुए हैं। ये पुरानी स्टोरी नहीं भूल जाना है, ग्लिसराइड बनाया था तभी बना दिया था। सो ग्लिसरॉल एसोसिएटेड विद फैटी एसिड्स विद द थ्रू एस्टर बॉन्ड के थ्रू ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये जानकारी आने के बाद फिर हमने कहा ये थ्योरेटिकल पॉइंट बता दिया। ये पॉइंट थोड़ा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा गया। ये मैंने 2 और फॉस्फोलिपिड के नाम लिए, फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन। आप नाम पढ़ने से पहचान जाएंगे, फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन, फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन या सिफेलिन, कॉमन नेम सिफेलिन। मैंने कहा नाम पढ़ने से पहचान जाएंगे। इसका मतलब फॉस्फेटाइडल तो कॉमन है, कोलिन की जगह क्या आ गया, इथेनॉल अमीन। मतलब ऊपर का जो कंपाउंड है ना वो चेंज हो गया। पर मैंने कहा ना हर एक का स्ट्रक्चर पूरा बताने की जरूरत नहीं है। एक कोलिन रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर हो गया दिमाग में। अब उसकी जगह इथेनॉल अमीन ग्रुप आ गया तो फॉस्फोलिपिड का नाम हो गया फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन या सिफेलिन। एक और फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटाइडल सेरीन। ये मतलब 3 नाम आपको बता दिए इनके बारे में। कहा ये भी 2 महत्वपूर्ण फॉस्फोलिपिड हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब काउंटिंग होगी आपकी क्या क्या चीजें बिना देखे। अब फॉस्फोलिपिड हेड एंड टेल, टेल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, हेड मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ग्लिसरॉल नीचे सबसे, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, कोलिन, फॉस्फेटाइडल कोलिन मोस्ट कॉमन। ये इतना याद हो गया तो पॉइंट बन जाएंगे आपके। इसके नीचे वाले फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन और फॉस्फेटाइडल सेरीन पूछने के चांस बहुत ही कम है। कोई बहुत ही धुआंधार बिल्कुल सवाल बनाने वाला धुरंधर एग्जामिनर होगा तो इतने तक जाएगा, वरना इतने तक कहानी से आपका सवाल बन जाएगा बिल्कुल श्योर। अब पॉइंट आता है किंक या बैंड का। स्ट्रक्चर जरा देखेंगे। ये आपको इसकी टेल में मैंने कहा था ना एक जगह बैंड नजर आ रहा है। ये जो टेल में बैंड होता है, इस टेल के बैंड को बोलते हैं किंक। किंक या बैंड, जहां से टेल मुड़ी हुई है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी काम आएगा। ये किंक पहले पहचान लेंगे, एक टेल स्ट्रेट है, एक में बैंड है। बैंड वाली पोजीशन क्या कहलाती है, किंक। थ्योरी क्या बताई है, किंक या बैंड जो प्रेजेंट होता है किसी फॉस्फोलिपिड टेल में, एक टेल में, वन ऑफ द टेल, बिल्कुल स्टैंडर्ड है जी। एक टेल में, एक टेल स्ट्रेट है, एक में बैंड है। वो किस वजह से अराइज हुआ है, अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड की वजह से। कारण पता होना चाहिए, जहां डबल बॉन्ड आएगा टेल में वहीं से बैंड होगी वो, क्योंकि उसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है कार्बन चेन की। तो डबल बॉन्ड आ जाने पर टेल वहां से बैंड हो गई, टेल बैंड हो गई। लेकिन इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, इट प्लेज क्रिटिकल रोल इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। बाय इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बाय इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मैं साबित करूंगा, ध्यान से दोबारा दिखाऊंगा इसको, ध्यान से देखेंगे। पहले एज्यूम कर रहा हूं अगर फॉस्फोलिपिड की टेल में कोई किंक ना होता, विदाउट किंक, तो क्या होता, एक फॉस्फोलिपिड टेल्स, दूसरा फॉस्फोलिपिड टेल्स, तीसरा फॉस्फोलिपिड टेल्स, ऐसे स्ट्रेट फॉस्फोलिपिड रखे हुए हैं। इनके बीच की आप देखेंगे डिस्टेंस कम है। लेकिन यदि फॉस्फोलिपिड की टेल में किंक प्रेजेंट है तो एक फॉस्फोलिपिड, उसकी एक टेल स्ट्रेट, दूसरे में किंक। अब अगर आपको इसके पास दूसरा फॉस्फोलिपिड बनाना है तो भाई इतनी जगह तो देनी पड़ेगी ना, इससे करीब थोड़ी बना दोगे। इसका मतलब दूसरा फॉस्फोलिपिड तो यहां जाके बनेगा। तो इसकी टेल में जो किंक आया है उसने इतनी जगह घेर ली आसपास की कि दूसरे फॉस्फोलिपिड को दूर धकेल रखा है उसने, और दूसरे फॉस्फोलिपिड को दूर धकेल रखा है। तो अब आप देख लो, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गई, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गई। मतलब इसको मैं ऐसे कहता हूं कि अगर आप लोगों को ऐसे सीधा सीधा खड़े कर दो तो दूसरा पर्सन पास में खड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों को
ऐसे करके खड़ा कर दो इधर उधर, तो क्या दूसरे बंदे को तो खड़े होने के लिए दूर जगह मिलेगी ना। तो इस कारण से जो किंक है, टेल में बैंड है, वो पास के मॉलिक्यूल को दूर धकेल देगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गई। अब आपकी फिजिक्स यूज करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों बेसिक चीजें इसमें जुड़ने वाली। अरे एकदम सिंपल पॉइंट, अगर क्लोज पैकिंग हो जाएगी तो रिजिडिटी आएगी ना। किसी भी रिजिड स्ट्रक्चर वाले में उसके कंपोनेंट, उसके मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, क्लोज पैकिंग। और अगर मॉलिक्यूल्स के आप पास की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वो अपने आप ही लिक्विड फॉर्म की ओर जाएगा। तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ने से वो मेम्ब्रेन को रिजिड होने से बचाता है, लचीला बनाता है, फ्लूइडिटी लाता है। तो ये जो मोर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी, लचीलापन लाने में, ऐसा भी नहीं है इतना भी फ्लूइड नहीं बना देना कि पानी की तरह बह जाए, रहेगा सेल के पास, लेकिन रिजिड भी नहीं होना चाहिए। सेल वॉल के जैसा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है मेम्ब्रेन, उसकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन शेप चेंज होने के लिए उसमें लचीलापन चाहिए। और ये फ्लूइडिटी, ये लचीलापन लाने में इंपॉर्टेंट रोल किसका बोला, किंक का बोला है। तो इसका मतलब ये किंक, और ये भी बताया कि ये जो किंक है ये किसके कारण आ रहा है, अनसैचुरेशन के कारण आ रहा है। तो जहां टेल में डबल बॉन्ड होगा या अनसैचुरेशन होगा वहां ये किंक अराइज होगा। अब पढ़ के देख लो इस पॉइंट को, खुद पढ़ना है। हाँ जी, आपको दे रहा हूं समय आपके जानने के लिए, पूरी बात समझा दी। ये फुल एक्सप्लेन कर दिया। ये सारी कहानी आ गई आपकी फॉस्फोलिपिड की, सब कहानी बता दी। अब दूसरी कैटेगरी आ गई कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की, दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स नाम से पता चल रहा है, ग्लाइको किसके लिए यूज करते हो, शुगर। अगर शुगर्स के साथ लिपिड जुड़ जाए, शुगर्स के साथ लिपिड जुड़ जाए तो यही क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। दो ही सवाल बनते हैं, दोनों मैंने लिखे हैं। एक, सेल मेम्ब्रेन के बाहर के सरफेस की ओर, मतलब ये अगर सेल है तो आउटर सरफेस की ओर ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये 4 स्टार के लेवल का क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। एम्स पूछ चुका है इसको घिस घिसा के बहुत बार। सेल मेम्ब्रेन पर बाहर की ओर, बाहर के सरफेस पर ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं। क्यों इतना महत्वपूर्ण है, बिकॉज दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इस कारण से ये यहां पर क्रिटिकल सवाल बनाते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन का। मीनिंग क्या है, क्या मेरी बॉडी के सेल ये पहचानते हैं कि दूसरा सेल मेरी बॉडी का है? यस। अगर बाहर से कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए किसी पर्सन में, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको अटैक कर देता है। उसको कैसे पता चला कि ये ऑर्गन दूसरी बॉडी से आया, इसको अटैक कर दो? या इवन बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उनके भी बाहर जो एनवेलप में उनके ग्लाइकोकैलिक्स में अरेंजमेंट होता है शुगर्स का, वो अलग होता है। मेरी बॉडी के सेल्स का जो अरेंजमेंट है आउटर सरफेस पर, शुगर्स का जो अरेंजमेंट है, ये बहुत क्रिटिकल है। ये मेरी बॉडी से मैच करेगा और किसी से मैच नहीं करेगा। इसलिए बॉडी पहचान लेती है कि ये सेल हमारा है या विदेशी है, और मतलब फॉरेन पार्टिकल है, तो बॉडी उसको अटैक करती है, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपसे सवाल पूछेगा कैसे पता चला, आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर प्रेजेंट ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में भी पहचान में किसका इंपॉर्टेंट रोल ज्यादा, जिस पर जाकर मैंने स्टार लगाए, शुगर। एम्स इसको 2 हिस्सों में तोड़ चुका था पहले। तो उसका मेथड क्या था, पहले तो पूछा उसने कि ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में, फिर पूछा इसका भी कौन सा भाग है रिकॉग्निशन में इंपॉर्टेंट, आंसर शुगर्स है। तो मेम्ब्रेन में बाहर की ओर प्रोटीन भी है,
प्रोटीन पर भी शुगर जुड़े हुए हैं, उनका भी रोल है, लेकिन अभी तो हम क्या लिपिड की बात कर रहे हैं ना, तो उस पर ही मेन टारगेट करेंगे। तो ये शुगर्स वहां पर इंपॉर्टेंट रोल रखती है। ये ग्लाइकोलिपिड का एक पॉइंट बन गया आपका। फिर उसके बाद ग्लाइकोलिपिड में दूसरा नाम आता है, जो मैंने पहले भी नाम लिया है, सेरिब्रोसाइड्स का। जब गैलेक्टोज पढ़ा रहा था तब नाम लिया था कि गैलेक्टोज यदि लिपिड्स के साथ जुड़ जाती है तो वो एक प्रकार के स्पेशल ग्लाइकोलिपिड बनाती है, और वो कहलाते हैं क्या, सेरिब्रोसाइड। सेरिब्रो वर्ड क्यों आया? सेरिब्रो वर्ड रिलेटेड टू ब्रेन, क्योंकि ये लिपिड्स पाए जाते हैं नर्व सेल्स में, ये पाए जाते हैं नर्व सेल्स में, इंपॉर्टेंट लिपिड्स है। यही रोल है ये, यहां पर ये भी बताया था, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, स्ट्रक्चरल रोल बताया था। ये कॉन्जुगेटेड जो लिपिड्स है उसमें ग्लाइकोलिपिड की स्टोरी होगी। इसका मतलब आपको फॉस्फोलिपिड बता दिया, ग्लाइकोलिपिड बता दिया। तीसरा नंबर लिपोप्रोटीन, मतलब लिपिड यदि प्रोटीन के साथ जुड़ जाए। इसमें कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, दो बेसिक पॉइंट है। एक तो मीनिंग पता होना चाहिए, और एक पॉइंट क्या है, कहां पर है। सबसे फिर वहीं आ जाएंगे घूम के, मेम्ब्रेन में। क्या मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन दोनों जुड़े हुए हैं? कहीं कहीं पर दोनों स्ट्रक्चर तो बनाए रहे, कई जगह एसोसिएटेड भी हैं। तो इसलिए ये भी कहाँ पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या था, फॉस्फोलिपिड का। उसको अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का पेज नंबर बता दिया, डायग्राम बता दिया, उसको विजुअलाइज करेंगे, बिना देखे डायग्राम बना के देखेंगे। एक बार विजुअलाइज करेंगे बिना देखे। होमवर्क जानना है इसको, तो आपका जो होमवर्क है वो है फॉस्फेटाइडल कोलिन का डायग्राम, आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। ये आपका अभी तुरंत का होमवर्क है, जो आपको 10 मिनट में मेमोराइज भी करना है, और मेमोराइज करके बिना देखे बनाना है। कोई बात नहीं, एक बार गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा में ठीक बनेगा, पर क्योंकि एनसीईआरटी ने कोई चीज़ दी है तो आपके टिप्स पे आनी चाहिए। ये स्टोरी आ गई किसके बारे में, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के बारे में।